पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर आंच तक नहीं आई। हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। Put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved as per the will of the people of the Kashmir. Till that time, it is not done. There cannot be enduring peace between India and Pakistan. तीन बड़े मसले हैं मुलाकात में एजेंडे की पेरिस में आ सकते हैं। जो टेररिज्म है कश्मीर का, उन्होंने खुद कह दिया है। हमारा नुक्ता नजर जो है उसकी बुनियाद शांति की करारदाद है। तीसरा मसला जो है वो पानी का है। ये एक सेकंड शुदा मसला है माहले के तहत। इसको खोलने की कोई गुंजाइश नहीं जब तक दोनों पार्टियां जो है वो रजामंद ना हो। The root cause of this regional instability is actually the Jammu and Kashmir. To delay or to leave such issues beyond certain reasonable time create further complications. National Security Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, water is stopped, we'll treat it as an act of war. President Donald Trump's second tweet has made things abundantly clear. He has specifically mentioned Kashmir that he would like to settle. But let's see how things unfold in the near future. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑब्वियसली द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। खबर यही सबसे बड़ी है, न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए, बट इस वक्त सारी दुनिया में ही तकरीबन इसका चर्चा है, इसका जिक्र हो रहा है। अब जो जंग एक लिमिटेड सी हमें नज़र आ रही थी दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें तो सीज़ फायर हो गया। अब दोनों ममालिक एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें मालूम हो जाएगा कि ये बातचीत जो है ये सीज़ फायर से आगे जा सकती है कि नहीं। मगर इसके साथ साथ ये चंद दिनों की जो जंग रही, इसने जो एक और इशू को बहुत हाईलाइट किया है वो है वेपन्स का। पहले दिन जो हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हुई पाकिस्तान भारत के दरमियान, और उसमें पाकिस्तान ने ये कहा, और जो कि फिर बाकी आलमी दुनिया की जो रिपोर्टिंग हुई उससे काफ़ी हद तक साबित भी हुआ कि जो बहुत कीमती और लेटेस्ट तैयारे थे भारत के पास, राफाल जो फ्रेंच एक एयरक्राफ्ट है, उसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया। ये ख़बर सिर्फ इसलिए जो है बहुत मशहूर नहीं हुई है, इस पर बहुत बात नहीं हुई कि एक दो ममालिक के दरमियान जंग थी, एक की एयरफोर्स ने दूसरी एयरफोर्स को का इतना नुकसान किया, पर ये अहम इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान ने इन फ्रेंच तैयारों को गिराने के लिए चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल किया। एक तरफ जो था तैयारा भी चाइनीज़ था, दूसरी तरफ जो मिसाइल था वो भी चाइनीज़ था। तो एक हद तक इंटरनेशनल दुनिया में, बैनुल अक़वामी दुनिया में इस पे जो रिपोर्टिंग हुई है, जो बात हुई है, वो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त इस चीज़ पे डिस्कस हो रही है या इस चीज़ पे गुफ्तगू हो रही है कि जो चीनी वेपन्स हैं और जो चीनी टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हो चुकी है। शायद ख़ास तौर पे जो हम कह सकते हैं वेस्टर्न ममालिक हैं, उनको इस बात का पहले लगता है एहसास नहीं था। एक कॉन्फिडेंस था उनमें कि सिर्फ उनके ही जो तैयार करदा तैयारे होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद है। मगर ये पहला मौका है कि एक ऐसी जंग आई जिसके अंदर न सिर्फ बहुत अरसे के बाद दो ममालिक जिनकी एयरफोर्स थी वो आपस में टकराई, और जो जिनके पास चीनी इक्विपमेंट था उन्होंने लगा कि बेहतर परफॉर्म किया। तो आज ख़ास तौर पे हम इस इशू पर बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, दर्जाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है कामरान बुखारी साहब ने, ये गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित खान साहब ने, जो भी सिक्योरिटी इशूज़, फॉरेन पॉलिसी, इन इशूज़ पर he has an expertise in it. Welcome to the show, gentlemen. अगर मेरे दो मेहमान मुझे इजाज़त दें, मैं कामरान बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ क्योंकि he is with us for a very short while. तो कामरान साहब, सर आप क्योंकि वाशिंगटन DC में मौजूद हैं, तो ख़ास तौर पे जिस किस्म की हम ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं, कमेंट्री देख रहे हैं,
तो सर जरा समझाएं कि क्या हम कह सकते हैं बायसेस थी, अजम्पशंस थे वेस्टर्न ममालिक में कि उनके लिए जो चाइनीज इक्विपमेंट तैयारे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, दैट हैज बिकम द बिगेस्ट स्टोरी, फार बिगर देन टू न्यूक्लियर नेशंस दैट नियरली वेंट टू वॉर विद ईच अदर। कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आ रही है? जी अब आई है सर, फरमाए। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कुछ नुआंसेस हैं। पहली बात तो ये है कि बड़े अरसे से मगरबी मीडिया और मगरबी एनालिसिस के अंदर चाइनीज हार्डवेयर की बात हो रही थी, लेकिन सवाल ये था कि ये हार्डवेयर कितना इफेक्टिव है, और इस क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोई इसको कहीं एक्शन में नहीं देखा गया। चाइनीज आपको पता है कि दे हैव नॉट हैड वॉर एक्सपीरियंस जिसमें वो अपने जो है हार्डवेयर की प्रावस को जो है ना डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। तो ये एक सवाल ही था कि अच्छा यार, ये हार्डवेयर पे हार्डवेयर बन रहा है, चाहे वो नेवल एसेट्स हैं, चाहे वो एयर एसेट्स हैं, वगैरह वगैरह, और फिर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी हुई है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये चाइनीज हार्डवेयर हैज हैड अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रावस, and it has shown that it can be very lethal to at least European platforms and Russian platforms. मैं assume कर रहा हूँ कि जो है at least one of the Russian plane actually was down, either the MiG-29 or Sukhoi 30. अभी evidence आया नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ी स्टोरी ये है कि the world would not have known कि ये हुआ है अगर इसमें पाकिस्तानी humanware involved ना होता. That was absolutely essential. क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, द चाइनीज हैव नॉट हैड बैटल एक्सपीरियंस। तो जब बैटल एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन शो कि वेदर यू कैन यूटिलाइज योर हार्डवेयर। सो अभी द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन वेदर द चाइनीज आर केपेबल फाइटिंग फोर्स, लेकिन डेफिनेटली उनका जो हार्डवेयर है, we've seen at least some significant glimpses of their capability, and again because it happened through Pakistani humanware. इसमें एक और चीज भी है, वो ये है कि चूंकि ये बहुत ब्रीफ एंगेजमेंट हुई है अस्करी लेवल पे, काइनेटिक लेवल पे, तो वी हैव वेरी फ्यू डाटा पॉइंट्स टू गो बाय, एंड दे आर आल्सो श्राउडेड जो है वो फॉग ऑफ वॉर में। तो अगर ये थोड़ी देर चलता और तो एन मुमकिन है तो फिर चाइनीज जो हार्डवेयर की जो कमजोरियां वो भी आया होती, क्योंकि it can't be one way, I mean it's a mix of both. So I think that's where we are right now. बिल्कुल सही जी। साजिद हबीब साहब, सर आपने कामरान साहब की बात सुनी, उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उस पर भी बात करेंगे, बट सर पहले हम अगर इधर से गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज करें कि ये चाइनीज जहाज, जो चाइनीज मिसाइल्स थे, उनके ऊपर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दें, और ये कि ये कब आए पीएएफ के पास, बिकॉज ऑब्वियसली इस पे भी बहुत जैसे जिक्र हो रहा है, जैसे कामरान साहब ने भी किया कि एक पाकिस्तानी पायलट्स, उनका तजुर्बा, उनकी कैपेसिटी, और जो बार बार लोग बात करते हैं कि आपको ये वक्त भी चाहिए होता है कि आपके पास जो जहाज आए, जो सिस्टम्स आए, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। आरफा, सबसे पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जब ये हमारा इनसे इंट्रैक्शन शुरू हुआ, दैट वाज बैक इन 1966, जब पहली दफ़ा हमारे पास MiG-19 आए थे। बड़े रूडिमेंट्री कन्वेंशनल जहाज़ थे, रशियन ओरिजिन था, और उसी के उनके इंजन भी उसी के थे। लेकिन आई थिंक पिछले कोई 20 वर्ष में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑन बोर्ड इक्विपमेंट, एवियोनिक्स जो जहाज़ों के हैं, दिस वॉज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। हमें आइडिया बड़े क्लियरली था, क्योंकि हमने जब अपना GF-17 का प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका शुरू में नाम था सुपर सेवर, इट वॉज स्टार्टेड इन 90s। तो उसमें चाइना से बहुत पहले हमारे पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, एंड अब तो उनको भी पता है, वी हैड बीन शेयरिंग इट विद देम, एंड दे लर्नड अ लॉट अबाउट द वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अस। उसके बाद जब हमारी जॉइंट प्रोडक्शन हुई थी, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एंड देन आई थिंक दे आर अमेजिंगली स्मार्ट इन पिकिंग अप द टेक्नोलॉजी एंड गोइंग अ नॉच अहेड इन दैट।
तो इसमें इनिशली इवन इन JF-17 जब इसकी प्लानिंग हुई थी, इसके स्ट्रक्चर डिज़ाइन की प्लानिंग में हमारे अपने इंजीनियर्स मौजूद थे। सिलेक्शन के इसके ऊपर कौन सा रेडार लगाना है, कौन से जो एवियोनिक्स स्वीट है, कौन से वाले को इंटीग्रेट करना है, इसमें भी सारा हमारा इनपुट था। एंड देन आई थिंक अब तो हर चीज़ में आप वो हाइब्रिड गाड़ियों की बात कर लें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, दे आर अ स्टेप अहेड ऑफ एवरीवन। तो दैट वाज नॉट नोन टू देम। और यस, राफेल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमारे तरफ जो एक चेंज आई थी, दैट वाज जो हमारी एक पैराडाइम, एक जो आप समझ लीजिए स्ट्रैटेजी में एक पैराडाइम चेंज आई थी, दैट वाज विद द इंडक्शन ऑफ द F-16। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उससे एक पूरा हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि जो अभी जिस तरह के ये मिसाइल्स और ये J-10 और ये PL-15 PLF एक्सटेंड जो है, ये जो चीज़ है, ये तो बहुत ही एक अमेजिंग एक सरप्राइज थी सारी दुनिया के लिए, नॉट फॉर इवन इंडियंस ओनली बट इवन फॉर द अमेरिकन्स। नोबडी एक्सपेक्टेड इस तरह की। इसलिए इसकी एक रीज़न और भी है कि अमेरिकन को आप देख लीजिए, अगर इजरायली उनके और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, किन के ऊपर कर रहे हैं? देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट, बिकॉज दे डोंट, उनको कहीं आगे से ऑपोजिशन नहीं मिलती है। हमने मे भी, जैसे कामरान साहब ने कहा, इन अ शॉर्ट बैटल, बट शॉर्ट एंड इंटेंस बैटल इन अ 2 days और 3 days टाइम फ्रेम आप कह लें, आई थिंक हमने इतनी चीज़ों को टेस्ट किया है, राइटिंग नॉट ओनली जस्ट इन द एयर एंड स्पेस and with the full collaboration of the Chinese। और मैं समझता हूँ कि अब तो Chinese will be more keen to preserve the जो advantage उनको उनकी टेक्नोलॉजी को मिला है। So I think it's been tremendous। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर आपने हमारे बाकी 2 मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आप क्योंकि अब हमें सिंगापुर से ज्वाइन कर रहे हैं, सो यू नो जोग्राफिकली एक दूसरा पर्सपेक्टिव ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, तो आप वहाँ से जो लोग हैं या वहाँ कोई बहस उस इस सारी डिबेट पर हो रही है? इज देयर एनी इंटरेस्ट देयर, या ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ वेस्ट और चाइना के दरमियान ही ये बहस चल रही है? देखिए, यहाँ पे जो कामरान साहब ने बात की थी, उसको अगर आप रखें कि ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, ये वेस्ट और चाइना की टेक्नोलॉजी का भी एक कंपटीशन था, जिसको जितने वॉर हॉक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के हॉबीस्ट हैं, एवियोनिक्स वाले स्ट्रेटेजिस्ट, वो क्लोजली इसलिए भी देख रहे थे कि जो इंडो पैसिफिक में चाइना और इंडिया की राइवलरी शेप कर रही है ओवर साउथ चाइना सी, उसके अंदर ताइवान भी है। तो हर एक ने देखा कि ये पेट्रोल पे तो ये जहाज उड़ते थे, J-10Cs उड़ते थे उनके, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कल ये चीज एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती है, तो जो प्लेटफॉर्म्स ताइवान ले रहा है, F-16s हैं, बाकी हैं, उनके अगेंस्ट चाइनीज के जो जेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी? तो बैटल टेस्टेड नहीं थे। दूसरा तो एक तो ये एलिमेंट है उसके अंदर कि ये जो राइवलरी शेप करेगी साउथ चाइना सी के ऊपर, ताइवान के ऊपर, अगर वे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जब भी ये बातें जाती हैं, तो फिर इन प्लेटफॉर्म्स का आपस में जब एक मतभेड़ या कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे एक छोटी सी बैटल हुई, सो वी सॉ अ लिटमस टेस्ट ऑफ इट, लेकिन वो छोटा डेटा पॉइंट है, सैंपल साइज छोटा है, कामरान बुखारी साहब सेड। एक वो एंगल है इसका। दूसरा एंगल उसका जो है, वो चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसकी परचेजिंग का है, वो मलेशिया हो, वो इंडोनेशिया हो, या जो और रीजनल कंट्रीज हैं इस रीजन में, वो JF-17 भी उन्होंने, तो पाकिस्तान से जो JF-17 थंडर है वो भी यहाँ पे एयर शोज पे आ चुके हैं, इंडिया से जो है तेजस आ चुके हैं, और अब ये J-10Cs है। तो इसके ऊपर इन जहाजों को लेके एक उनके अंदर एक डाउट ही रहता था कि वो लें या ना लें। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ की मार्केट के अंदर अब मेरा ख्याल है वो एक किस्म का वो जो शक था उनके अंदर कि इसकी कितनी रिलायबिलिटी है, बड़ा प्रॉब्लम रहता था कि बैटल टेस्टेड नहीं है। तो मेरा ख्याल है एज फार एज दैट क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, वो यहाँ पे उसका एक जवाब जो है वो मिल गया है। तो ये यहाँ पे इस तरह की डिबेट है जी। तो जो कस्टमर्स हैं उनके, वो अब दोबारा इसमें मेरा ख्याल है उनका इंटरेस्ट रिन्यू हो जाएगा, एटलीस्ट वो अब दोबारा से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएंगी। और ताइवान को लेके आई थिंक अमेरिका विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली के
ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, लेकिन कॉम्बैट में भी पोटेंट एक प्लेटफॉर्म है जो उनको टफ टाइम दे सकता है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब से और अब्दुल बासित खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये छोटी इन द सेंस के शॉर्ट ड्यूरेशन की हम कह सकते हैं जंग या कॉन्फ्रंटेशन हुई भारत और पाकिस्तान में। इसमें जो दिलचस्पी सारी दुनिया से चाइनीज़ हार्डवेयर यानी कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट था पीएफ के पास उस पर आई। साजिद हबीब साहब, सर ऑब्वियसली जहाज़ों का बहुत जिक्र हुआ, बट ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने या पीएफ ने, जो PL-15 था उस पे भी बहुत बात हुई। तो सर इसका भी ज़रा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड, ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले चंद सालों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने खुद मिसाइल्स के इतने टेस्ट किए हैं कि मेरे ख्याल में मेरे जैसे जो आम लोग थे सबका तासुर ये था कि अब मिसाइल्स तो हम अपने बनाते हैं और इस्तेमाल करने की पोजीशन में हैं। इस पे बात करने से पहले मैं जैसे अब्दुल बासित साहब ने कहा एक वर्ड ऐड ऑन करूंगा कि जब बैटल टेस्टेड हो गए, एक तो जो J-10 थे या और हमारे JF-17 थे, और उसके साथ प्राइस अब जो लेने वाले हैं मार्केट में वो देखेंगे कि रफेल इज ऑलमोस्ट 250-60 मिलियन एंड दीज एयरक्राफ्ट आर अवेलेबल इन $35-40 मिलियन। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आई थिंक एक बड़ा लुक्रेटिव ये चीज़ हो गई है, जो इन बायर इंटरेस्टेड जिनके पास ऑप्शन है उधर जाने की भी और इधर जाने की, तो गुड लक टू चाइना। मिसाइल की बात करते हैं, देखिए आल्फा अब जो बैटल है एरियल बैटल, I'll just talk about the aerial battle, otherwise तो पैराडाइम चेंज तो हर चीज हुई है। ये एक पैकेज वर्सेस पैकेज बन गई है। इट्स नॉट सिंपली वन एयरक्राफ्ट कैरिंग 2 मिसाइल्स और 4 मिसाइल, और दूसरी तरफ से भी एक है उसके पास अपना विंटेज का जहाज है और उसके साथ इट्स अ पैकेज। आजकल मेजर्स हैं, काउंटर मेजर्स हैं, काउंटर मेजर्स हैं, जैमर्स हैं, जैमर्स को जो है नेगेट करने वाले, उनको ब्रेक करने वाले वो सिस्टम्स भी हैं। तो जो PL-15 की आपकी बात की, इसमें हमारे पास आई थिंक जो द बेस्ट थिंग वाज दैट राइट इन टाइम वी गॉट द एक्सटेंडेड रेंज वाले भी व्हिच कैन फायर अप टू 300 किलोमीटर्स। दैट इज व्हाई आफ्टर यानी कि माफ करिएगा सर मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं मिले जो मीडिया में आता रहा है जिनकी रेंज कम है, पर जो चीन ने अपने लिए बनाए थे उन्होंने वो पाकिस्तान को दिए। आप जो भी समझ लें, इसके समझ लीजिए कि जब राफेल उनके पहली रात गिरे, 1 गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे, चलो एक पे तो माने ना, हम तो कह रहे हैं 3 है, हमारे पास उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी मौजूद है। तो उसके बाद देवर आस्क्ड टू टेक टू फ्लाई देम अवे टू 200+ किलोमीटर्स। सो दैट ऑल्सो इंडिकेटेड, उनको भी पता चल गया कि क्या फायर हुआ है और उसकी रेंज कितनी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसको अपना टारगेट अचीव करने में, हिट करने में जो पूरी पैकेज हमारी साथ थी, जिसमें सैटेलाइट सपोर्ट अवेलेबल थी, जिसमें हमारे जो वार्निंग अर्ली वार्निंग वाले थे उनकी देवर प्रोटेक्टिंग देयर ओन फ्लीट एंड देवर इंश्योरिंग टारगेट डेजिग्नेशन कि आपने किसको मारना है। और जब एक दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो उनको ये सारी पैकेज देती थी, दैट वाज द टाइम द पायलट्स वर शूटिंग। एंड देन आप देख लीजिए कि PL-15 प्रूव्ड, इसकी रेंज तो है, एक्सटेंडेड रेंज अप टू 280 to 300 किलोमीटर्स है। तो दैट मीन्स अगर हमने अपने बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर भी रहे तो यू कैन क्रॉस द बॉर्डर आप 180 to 200 किलोमीटर कर सकते हैं। तो इट हैज़ रियली, मैं मानता हूँ कामरान साहब ने कहा शॉर्ट बैटल थी, बट आई वुड से शॉर्ट एंड इंटेंस, क्योंकि जो स्टेट थी हमारी इंडिया के साथ, वी कुडंट हैव वेटेड कि हम बाकी अच्छी वाली चीज़ें बाद में लेके आएंगे। इट डिडंट हैपन व्हेन यू हैव टू गो एंड प्रोटेक्ट पर्टिकुलरली ए स्मॉलर कंट्री लाइक अस। तो अगर आप 2001 में बासित साहब को याद होगा स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ, एंड यू नो समबडी देवर टॉक्स कि हम कितना डिप्लॉय करें, 10, 50%, 60%। चीफ सेड व्हाट्स दैट, इफ इट इज गोइंग टू बी वॉर लेट्स गो 100%। सो वी वर 100% ऑपरेशनली रेडी एंड अवेयर, एंड जहाँ पे रिक्वायर्ड वी वर फ्लाइंग। So it was a short but very intense battle. So जो आपको लेसन मिलने थे बहुत सी फील्ड्स में, एयर से लेके स्पेस तक इसी में मिल गए। एंड इवन इन साइबर वॉरफेयर दैट्स अ सेपरेट बिजनेस दैट वाज वेरी इफेक्टिव।
बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर ये जो बात की साजिद हबीब साहब ने, ये भी बहुत बहस या हम कह सकते हैं हाईलाइट हो गई है इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद, और वो ये कि जंग का कितना, जिसको कहते हैं ना द नेचर ऑफ वॉर हैज चेंज्ड, कि एक कुछ लोगों का तो यहाँ तक ख्याल है कि अब अगर आगे कहीं जंगें हुई तो द एयरफोर्स विल बिकम द, जिसको कहते हैं कि द प्राइमरी फोर्स, जो भी कोई दो जंगों में ममालिक में जंग हुई, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान और भारत की बात करें, कि द एयरफोर्स विल बी द प्राइमरी फोर्स दैट विल बी फाइटिंग। और दूसरा ये कि ये वो जमाने गए जो मेरे जैसे लोग जिन्होंने टॉप गन देखी हुई थी ना, कि वो जहाज जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उड़ रहे हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज कंप्लीटली। हमें टॉम क्रूज ने अपनी नई फिल्म में ये बताया नहीं। आई एम वेरी अपसेट। अब वी हैव पाकिस्तानी टॉम क्रूज, आई एम श्योर। नहीं sir, but we don't have, what I'm trying to say is that the latest Tom Cruise film didn't tell us about the BVRs, as I have learned, which is a new term that I've learned. जी अब्दुल बासित साहब, sir your comment अभी। तो इसको हमने जो रशिया यूक्रेन की वार है और जो आज़रबाईजान का एक कॉन्फ्लिक्ट चला था आर्मीनिया के साथ, उधर तो हमने इसको देखा, और अब ये हमने यहाँ पे एंड इजराइल और ईरान का जो हुआ उसमें भी हमें कुछ न कुछ ग्लिम्सेस नजर आए थे। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी हमें इंडो पाक के थिएटर के अंदर वी हैव सीन के वो किस तरीके से नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नए टेक्निक्स जो हैं और नई जो वेपन सिस्टम्स है दोनों साइडों के पास, उन्होंने उनको यूज किया। सो इस कॉन्फ्लिक्ट में काफी सारी देवर मैनी फर्स्ट, काफी सारी चीजें थी जो पहली बार हुई, जैसे ड्रोन वॉरफेयर हुई है दोनों के दरमियान। अब वो हरास करने के लिए भी थे, इंटीमिडेट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, वो एक दूसरे की एयर डिफेंसेस को जो है वो भी मैप कर रहे थे। उसके बाद जो है वो एज अ पैकेज भी जा रहे थे। जब पाकिस्तान ने, व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, उन्होंने एक पंच पैक किया तो उनके उसके अंदर जो है वो प्लेन्स भी थे, ड्रोन्स भी थे, मिसाइल्स भी थे और इकट्ठे वो गए। तो आई थिंक ये अब व्हाट वी हैव सीन इज के यस, वॉरफेयर की नेचर यहाँ पे चेंज हुई है। और जो दूसरी बात यहाँ पे थी कि देखे दोनों साइड्स की जो फोर्सेस थी, लैंड फोर्सेस, उन्होंने, खैर ये पहले भी नहीं हुआ, वो बॉर्डर उस तरीके से, जिस तरीके से ये एस्केलेशन लैडर पे चला था, वो ट्रुप्स की ग्राउंड मोबिलाइजेशन का एलिमेंट नहीं नजर आया। तो प्राइमरीली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक एयर वॉरफेयर था और एयर वॉरफेयर के अंदर उसकी वेराइटीज थी। दोनों साइडों की एयर डिफेंस की पोटेंसी चेक हुई, दोनों के पास किस किस्म के ड्रोन से, लॉइटरिंग म्यूनिशन से वो रहे। अब जैसे सीज फायर हो गया तो उसके बावजूद देखा गया कि पेशावर की तरफ कोई ड्रोन्स उड़ रहे थे, वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जो मुझे पता है, बट कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। फॉग ऑफ वॉर है तो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वेरासिटी पे सवाल ही रहता है। लेकिन एक असम्पशन थी कि वो जो उस वक्त नजर आ रहे थे वो सीज फायर की वायलेशन के बजाय वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जो एटमॉस्फेयर में रह गए थे और वो जब तक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करे वो वहां पे घूमते रहते हैं। तो आई थिंक वी हैव सीन दिस, इसको अब स्टडी किया जाएगा एंड किस तरह के ड्रोन्स थे, किसके ड्रोन्स बेहतर थे और आइंदा जो है इसने किस किस्म की जो थ्रेशोल्ड्स है, डिटरेंस की जो थ्रेशोल्ड्स है, उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये सारा जो है आगे विल बी स्टडीड विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जब ड्रोन्स की बात आती है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो एक विंडो खुली है वो ये है कि जो ड्रोन हॉबीइस्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको मेरा ख्याल है फिर इसके अंदर काफी ज्यादा उनके पास जो है उसको इनोवेट करने का चांस होता है। दीज ड्रोन्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड व्हाट आई गैदर फ्रॉम माय कन्वर्सेशन विद सम फ्रेंड्स कि इस तरफ तो अगर आए थे तो जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला, लेकिन उस साइड भी ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट था। सो पाकिस्तानी ड्रोन्स जो चाइना के थे या टर्की के थे और वहां पे गए उनके एटमॉस्फेयर में, उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट था। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद हबीब साहब, ये जो बात, बहुत अहम बात अब्दुल बासित साहब ने की और इसका भी जिक्र अब हो रहा है कि एक तरफ तो
ऑब्वियसली हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं पाकिस्तान भारत के दरमियान के जो दो न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, उन्होंने एक लिमिटेड वॉर कर ली। पर सर अब ये भी बात हो रही है जैसे बासित साहब ने की कि अब ये भी न्यू नॉर्मल है कि जो पहले हम कहते थे कि जब भी टेंशन बढ़ती थी दोनों ममालिक के दरमियान तो हम LOC पे फायरिंग देखते थे, मगर अब हो सकता है कि जब ये कशीदगी बढ़े तो हम ड्रोन वॉरफेयर भी देखें जिसमें ना जहाज उड़े ना ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट हो, बट एक दूसरे की जो आम शहरी हैं उनको डराने के लिए, उनको हरासा करने के लिए दोनों ममालिक जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। इज दैट अ न्यू नॉर्मल सर? कैन इट बी अ न्यू नॉर्मल? बिल्कुल, इट्स गोइंग टू बी, इट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल बिकॉज जो पुटिंग योर मैन इन द वे ऑफ हार्म, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन में भी शुरू हुआ। बैटल जो है आपने जैसे कहा और बादशाह साहब ने भी कहा, ये प्रॉबेबली नहीं, ये अब इसका प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो फोर्स बन गया दैट इज द एयर। आप इसको जैसे हम let me tell you that the Pakistan Air Force has moved into air and space. So, अगर आपके ये मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं भी उड़ते तो फिर भी कोई ना कोई मशीन हवा में उड़ेगी, वो ड्रोन्स हो या कुछ भी हो। ये चीज़ आप देख लीजिए कि अब जितनी भी पिछली दो गल्फ वॉर्स की बात कर लें, अमेरिकन नेवर मूव्ड विद द लैंड ट्रूप्स, उनके टैंक्स जा रहे हो पहले कब्जा करते, नो, पहले उन्होंने पाउंडिंग की, हैवी पाउंडिंग विद B-52s एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, और उसके बाद व्हेन दे शोड के कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा ओनली देन द ग्राउंड ट्रूप्स मूव, वो मॉप अप ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अब बासित साहब भी वुड एग्री कि अभी वो ऑक्यूपाइंग द लैंड वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, दैट्स नॉट देयर। आपने इकोनॉमिकली हेड करना है, वो आप काइनेटिक के साथ करें, मिलिट्री टारगेट्स को, नॉन मिलिट्री टारगेट, बट द एयर पावर इज प्रीडोमिनेंट। इसकी मैं आपको बताता चलूं कि ये कॉन्सेप्ट को पूरी तरह इंडिया ने 2004-5 में अडॉप्ट करना शुरू किया, उसको हम कहते हैं, दे कॉल इट कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। दिस वाज द नाउ दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ देयर ऑल द थ्री फोर्सेज के पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान का। उसमें ये एग्जैक्टली यही था कि स्टेज मैनेज कुछ करेंगे स्पेशली पाकिस्तान के साथ, और कोई ड्रामा करेंगे, फॉल्स फ्लैग करेंगे, देन विद द एयर दे विल पाउंड हेवीली, इंटेंसली और फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर उनका ख्याल है कि फिर वो ये कोई ना कोई अमेरिका से कहीं से इनको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। So they don't know, and we did well in making a counter doctrine between, then I was in GHQ with the army in 2009, 10, 11. हमने ना सिर्फ उसका काउंटर डॉक्ट्रिन बनाया बल्कि हमने उसकी दो मेजर एक्सरसाइजेज की, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों शामिल थी। सिंपली अगर आप एक मिनट में मैं बता दूं कि पहले जंग जो थी वो हीट अप होके होती थी कि कोई LOC पे फायरिंग है, फिर कहीं और हो गई है, फिर उनकी कोर मूव करना शुरू करती थी, हमारी कोर ना, तो थिंग्स वुड हीट अप ग्रेजुअली और फिर जाके वॉर स्टार्ट होती थी। इनका ये स्पेशली ये जो रीजनल हेजेमनी से शुरू करना था इंडिया ने, दे चेंज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के सडनली, यानी कि ठंडे से वॉर स्टार्ट करना। आप देख लिए पहलगाम हुआ और विद इन 10 मिनट्स FIR हो गई, विद इन आवर्स मोदी ने बयान दे दिया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी इन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। सो इनका, लेकिन एक चीज इसमें इनकी थी, एज आई नो, कि दे वर सपोज टू हैव 44 स्क्वाड्रन्स ऑफ लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, जहां से इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन 2019 में भी हुई और अब भी हुई। दे हैव हार्डली 32-31 स्क्वाड्रन्स ऑफ एयरक्राफ्ट, और उसमें भी बहुत पुराने जहाज हैं जिसमें रिडंडेंट हो चुके हैं, MiG-21s हैं, और अब तो MiG-29 भी पुराने हो गए हैं। सो आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बादशाह साहब ने भी इंडोर्स किया और मैं इसको फुली इंडोर्स करता हूँ। इट्स द मॉडर्न वॉरफेयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट एयर, वेदर दीज आर ड्रोन्स और यू हैव J-10s एंड राफेल्स। बिल्कुल सही। और अब्दुल बासित साहब, एक इस एयर का तो जिक्र हो गया, मगर जैसे साजिद हबीब साहब ने भी जिक्र किया, बट बहुत सरसरी रहा कि साइबर वॉरफेयर इज ऑल्सो नाउ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। एक दूसरे की, इस दफे भी हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि बिजली जो थी उसको असर डाला गया, और एक दूसरे की वेबसाइट्स का भी जिक्र हुआ कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल। कशीदगी बढ़ेगी
तो डिजिटल जो है या साइबर जो है वो वॉरफेयर हमें नजर आएगा दोनों तरफ? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो एलिमेंट्स यूज किए गए, आप देखें कि एक रात उनके मीडिया ने कितना झूठ बोला। आफ्टर अ वाइल इट ये सारा फनी लगने लग गया था, यहाँ पे मीम्स बन रही थी, लेकिन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू जितनी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कंपेन्स उन्होंने चलाई, तो एक तरफ साई ऑप्स हो रहे थे जब उन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे विदाउट एक्सप्लोजिव्स इन देम। वो भले रिकॉनाइसेंस कर रहे थे कि एयर डिफेंसेस कहाँ पे है, लोग डर गए। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की कंपेन की, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनका मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलने में इतना आगे चला गया कि अब एक क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस को फेस कर रहा है। और फिर हमने उसके साथ साइबर अटैक्स भी देखे। साइबर अटैक ज्यादा इफेक्टिव तब होगा कि आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज्ड कितनी है। मेरा ख्याल है इन दैट सेंस अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट उनकी बहुत ज्यादा डिजिटाइज्ड है। तो अगर इस तरह की कोई पोटेंट कैपेबिलिटी होती है, गॉड फॉरबिड कोई इस तरह का फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर यू हैव अ गुड कैपेबिलिटी, तो आई थिंक जो डैमेज फिर उस हिसाब से हिंदुस्तान को हो सकता है वो हमें इतना नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो अभी भी जो है वो डिजिटाइजेशन में हम चल रहे हैं। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑन आवर साइड। हमारी एक इनकॉम्पिटेंस है, बट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट यस, यू आर राइट कि ये जितने एलिमेंट्स ऑफ पावर है जो अनकन्वेंशनल होंगे या जो पहले एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर यूज होते थे, ये सब के सब, यानी जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कह रहे थे, मॉडर्न तो हमने यूज किया वर्ड, लेकिन ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। यानी आप ऑब्जेक्टिव्स तो वही अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप थ्रू वायलेंस करते थे, जो लैंड वॉरफेयर होता था या जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता था। ऑब्जेक्टिव्स आपके अभी भी वही हैं, इंफॉर्मेशन निकालनी, इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना, डिफेंसेस को जो है वो नलिफाई करना, न्यूट्रलाइज करना, लेकिन not just from the hardware but also from software. When you try to achieve the same military objectives that you have defined through non-military means, वही military objectives जब आप through non-military means को achieve करने की कोशिश करते हैं, तो that is hybrid warfare. So what we did see was not just air warfare, but we have seen glimpses of hybrid warfare. But वो अपनी incipient या nascent stage में हमें नजर आया। But as time will pass, ये capabilities जैसे जैसे increase करेंगी, and God forbid अगर दोबारा कुछ ऐसा मामला होता है, because as we see ये जो सीज फायर है बहुत ही टेनुअस लग रहा है, और जो टोन और टेनर हिंदुस्तान में आपको नजर आता है, आई थिंक उनको जिस तरह की सुबकी हुई है और वो खिफत मिटाने के लिए अगर एक मिस एडवेंचर दोबारा करें, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज रिमेंबर, ये शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी टर्म है, वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने इसको देखा तो था, लेकिन जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, मिस कैलकुलेट करके। तो अनमैन्ड व्हीकल्स की जंग तो है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज ने वैल्यू एडिशन था, जो कट एज था, वो पाकिस्तान का ह्यूमन एलिमेंट था। मैन बिहाइंड द गन विल ऑलवेज रिमेन इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत हमारे दो मेहमानों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का। पिछले दिनों में ये कहना ज़रूरी है कि जो भारत के साथ कशीदगी रही, जंग की सी सूरत हाल रही, तो बहुत कम जिक्र हुआ अफगानिस्तान का, क्योंकि अगर माजी में हम बात करें तो इस क्राइसिस से पहले तकरीबन हर हफ्ते ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं पाक अफगानिस्तान जो ताल्लुकात हैं उनका जिक्र आता था। कशीदगी भी थी, टेररिज्म को लेकर भी थी, उसके साथ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से पॉलिसी बनाई पाकिस्तानी हुकूमत ने, उस को भी लेके कशीदगी थी, और ये इश्यूज़ भी डिस्कस हो रहे थे। अब एक इत्ला ये भी आई है कि अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान और चीन के साथ जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तीनों ममालिक की आपस में, जो खसूसी एलची हैं चीन के और पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात भी हुई वज़ीर दाखिला जो है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब से। तो वहाँ पैगाम ये मिला कि बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबित जो हैं उनकी अफ़गानिस्तान की तरफ से हम कह सकते हैं मुतालबा किया
गया है। ये मुलाकात जो थी बहुत अहम, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि 2017 में ये फोरम जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इसके वक्तन फ़वक्तन इजलास जो हैं वो होते रहते हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान साहब। बहुत गहरी रखते हैं ये अफगानिस्तान पे, पाक अफगान ताल्लुकात पे सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब बताएं कि कितनी अहम थी पहले तो ये मुलाकात, और जो ख़ास तौर पे सर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल था, जो सिचुएशन थी, उसके बावजूद चीन के भी खसूसी एलची और पाकिस्तान के भी वो अफगानिस्तान गए और ये मुलाकात हुई। सो इसकी सिग्निफिकेंस भी बताएं और कॉन्टेक्स्ट में रख के कि ये जो सारा बैकग्राउंड था जंग का। सबसे पहले जाएंगे सिक्योरिटी वाले पहलू पे, क्योंकि जो मेरी मालूमात है जो सेफरीकी भी था उसमें भी सिक्योरिटी का इशू उठाया गया चीन और पाकिस्तान की जानिब से, और जब दो तरफा मुलाकातें हुई है उसमें भी। इस दफ़ा जो मेरी मालूमात है जो काबुल और इस्लामाबाद में मैंने जमा किए हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा मुतमईन है माजी की निस्बत, और ये जो मैंने सुना है ज़िम्मेदारान से कि अफ़गान हुकूमत को शायद अब ये मतलब एक एहसास हुआ है कि अगर TTP का मसला इस तरह रहे दीगर ग्रुप्स का, तो मामलात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के अफ़गानिस्तान के साथ शायद इसी तरह पेचीदा और टेंशन रहे, तो वहाँ पर सोच पैदा हुई है। दूसरी बात यह है कि जो अफ़गान, पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि जो अफ़गान है, अफ़गान तालिबान के हामी, वो TTP के साथ, हाफिज़ गुलबादर के साथ, दूसरों के साथ यहाँ हमले करते हैं। उस पे इस दफ़ा अफ़गान तालिबान ने सख्त यानी अपना एक मौक़िफ़ इनको लेके जो लोग यहाँ से वापस गए हैं जिंदा उनको गिरफ़्तार किया गया है, जो जनाज़ों में शिरकत करते उन लोगों को हीरो बनाते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और काफ़ी सारे लोगों को जेलों में भी डाला है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान मुतमईन नज़र आता है। चीन का भी सिक्योरिटी का मसला इसलिए है कि वो भी बार बार जब भी मुलाकातें होती हैं इससे फरीकी से पहले भी, तो वो भी उनके जो अपने लोग हैं अफ़गानिस्तान में, उनका ख्याल है कि वो भी अफ़गानिस्तान में हैं। तो इस दफ़ा चीन ने पहले भी किया है, और शायद चीन थोड़ा सा, मैंने ये भी सुना है कि ये तो चीन अब तक अपने जो लोग हैं उनके, जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो सफ़ीर की हैसियत से और इसी तरह एक की लेवल पे वो उठाते थे, लेकिन शायद चीन भी ज़रा इसको टॉप लेवल पे इस मसले को उठाए। तो बहरहाल सिक्योरिटी इशू पे बात हुई है। लेकिन दूसरी अहम बात जो आपने खुद भी कहा, इक़्तिसादी पहलू है। CPEC के हवाले से बात हुई है और एक इत्तेफाक है कि CPEC मुतमईन वहाँ पे तोसी उसको दी। कुछ है कि आइंदा मीटिंग्स में कुछ प्रपोजल सामने आए कि किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट हो जो CPEC के रिलेटेड हो और अफगानिस्तान में वो लॉन्च हो। तो बहरहाल सिक्योरिटी के मामला हुए हैं। ताहिर साहब 2017 से मेहरबानी। ताहिर साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि दो मुख्तलिफ आपने इश्यूज को का जिक्र कर दिया, तो अगर पहले सिक्योरिटी पे बात कर लें, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो शिकायत हैं वो तो हमें मालूम है, मगर क्या चीन की जो टेरिटोरी है या चीन में भी कोई इस किस्म की वहाँ हम कहें कि टेररिज्म के एफर्ट्स हो रहे हैं या कोई हरकत हो रही है जिसकी वजह से चीन को फिक्र है? क्योंकि हमारा तो यहाँ जो तासुर पाकिस्तान में है वो तो यही है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और जो कोई जो नेबर है अफगानिस्तान का, वहाँ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीन में कार्रवाई तो नहीं हो रही, लेकिन उनके लोग तो है ना, जो लोग जब तक उनके हैं और वो उनके बकौल ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो समझते हैं कि वो महफूज हैं, तो एक ख़तरा तो रहेगा। अब बात हो रही है वाखान कॉरिडोर की। वाखान कॉरिडोर शुमाल से जाता है, चीन के साथ लगता है, जो बदख्शान चीन का सिंजियांग लगता है। तो चीन तो बड़ा हसास है, वो तो बहुत ज़्यादा हसास है अपना मामलात में। इस वजह पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला मुल्क है और पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, लेकिन चीन बिल्कुल नहीं करता। जो मैंने आपको बताया है कि चीन के खदशात साथ साथ बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इसको ज़रा ज़्यादा फोर्सफुली इस मसले को तालिबान के साथ इसलिए चाहते हैं कि कहीं पर वहाँ पे कोई
हादसा ना हो, कोई वाक़या, क्यों सिंचांग का पता है, पहले तो वहाँ हमले होते थे, चाकू से हमले होते थे, वहाँ पर ट्रेन स्टेशन पे हुए हैं, शहर के अंदर होते थे, तो उनको ये खतरा है, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी का। और टीटीपी का तो मसला तो पाकिस्तान का है, दीगर ग्रुप्स का है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान वो तो एग्जिस्टिंग है और जो हमने फिर मालूमात की है मुतमईन नजर आता है। ठीक है, अच्छा सर, और दूसरी तरफ जो आपने सीपेक के हवाले से बात की, क्या चीन की कोई इस हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान से पहले भी गुफ्तगू रही है? कोई वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां देख रहे हैं? क्योंकि सीपेक का, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ तो ये भी गुफ्तगू होती है कि वो स्लो डाउन हो गया है काफी, उसमें अब कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। नहीं, पाकिस्तान में स्लो डाउन तो मेरे ख्याल में इससे शायद लोग समझते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट थे, जो बिजली के प्रोजेक्ट्स थे और पावर प्रोजेक्ट्स थे, फिर जो मोटरवेज थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, वो तो मुकम्मल हो गए ना काफ़ी सारे। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी, हाँ आपकी बात दुरुस्त है, मसला शक्कई जो स्पेशल इकनॉमिक जिस तरीके से उनके बारे में बार बार कहा गया था उस तरह तो नहीं हो रहा। फिर जो कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन है, काफ़ी उस पर एग्रीमेंट हो गए, मुफाहिमत की यादाश्तें हो गई, लेकिन उस पर काम तो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से तो है, लेकिन बहरहाल मसला यानी प्रोजेक्ट तो मौजूद है, वाइंड अप तो नहीं हुआ, सिक्योरिटी मसले आपके सामने है। लेकिन सीपेक का अफगानिस्तान के हवाले से पहले भी इस पर बात हो रही है, गुज़िश्ता हुकूमत जो अशरफ गनी का था उस वक्त भी इस पर बात हो रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यह है कि नेक्स्ट जो इनके अभी वज़राए ख़ारिजा के लेवल पे मीटिंग होने वाली है और बहुत जल्दी होने वाली है पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान का, तो मुमकिन है पाकिस्तान भी प्रपोज करेगा। जिस तरह मैंने सुना है कि शायद काबुल से पेशावर से काबुल तक मोटरवे की प्रपोजल है, और पहले से जो एक प्रोजेक्ट मसलन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, जिस तरह के चमन से जो जनूबी अफगानिस्तान है वहाँ तक जो रेलवे लाइन का था, फिर पेशावर से जो तो जलालाबाद तक रेलवे लाइन, तो मुमकिन है कि ये चीज़ें सीपेक में चली जाए। तो बड़ा सीपेक पे बात हुई है और तीनों राजी है कि सीपेक अफगानिस्तान को तोसी हो। बिल्कुल सही। और ये जो ताहिर साहब आप कह रहे थे कि मुतमईन पाकिस्तान ज्यादा लग रहा है आपको सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, क्या ये सिर्फ इस वजह से है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने पिछले दिनों में हमले कम होते देखे हैं, या कोई कोऑर्डिनेशन भी दोनों मुमालिक के दरमियान बढ़ी है? एक तो पाकिस्तान ने बार बार, जिस तरह के पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूस ने 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में कहा था कि अगर टीटीपी पे कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो उनके अल्फाज थे कि तमाम दीगर मामलात बिल्कुल ख़त्म है, और ये बार बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है पाकिस्तान से उसके। दूसरी जो आपने पहले बात की थी ना शुरू में, इंगेजमेंट ज़्यादा हुए पाकिस्तान की, ये चंद हफ्तों में वज़ीर ख़ारिजा का दौरा, फिर जनाब उनके कॉमर्स मिनिस्टर का पाकिस्तान आना, सादिक ने तकरीबन 4 दौरे किए हैं, तो इंगेजमेंट काफ़ी सारी हुई है। फिर उसका इजलास 17 महीने बाद हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान की जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का काबुल में। तो ये जो कुछ कोऑर्डिनेशन बनी है, तो मेरे ख्याल में जो मैंने मुतमईन की बात की है इस इजलास के बाद, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान ने महसूस किया होगा ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने उस मीटिंग के बाद ये जो फरीकी है, मैंने दोनों जानिब से जब भी सुना है तो लोग निस्बतन मुतमईन है कि अफगानिस्तान अब इसको संजीदा ले रहा है कि अगर ये वाली हालत रही तो अफगानिस्तान के लिए भी मसाइल है और खित्ते के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।